अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी CSS 2022 के पेपर हैं उनका यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको एक वेल रिसर्च सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये उसी सिलसिले में सबसे पहले करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम करंट अफेयर का एक क्वेश्चन जो है उसको हम एक बैलेंस्ड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पेपर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा करंट अफेयर का पेपर। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होगा कि इसके अंदर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और आपने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 आपने सब्जेक्टिव में से अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे भी हम 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे, उन्हीं का मैं आपको एक फुल तरीका बताऊँगा कि कैसे अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको हर टॉपिक में ही आपको एक्सपर्टी हासिल हो। ऐसा मतलब 90% केसेस में ऐसा नहीं होता कि आपको जो भी पेपर आया हो आप उसके हर क्वेश्चन में ही आप एक्सपर्ट हो। तो सबसे पहले आपने अपनी जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ हैं उसके ऊपर देखना है। तब अगर इन 7 सवालों को देखा जाए तो जो बेहतरीन क्वेश्चन आता था या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेरी रिसर्च थी वो रशिया यूक्रेन वॉर थी, और उसका मैंने बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था। इस तरह से आपने भी अपने 4 क्वेश्चन जो हैं वो अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो इसके अंदर से जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द वेक ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। एक क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट करेंगे। मुस्लिम उम्मा हैज़ फेल्ड टू यूनाइट अंडर वन रूफ, और टेकिंग ए टैग फ्रॉम अबव डिस्कस वे एंड मीन्स टू यूनाइट द मुस्लिम उम्मा विद ए प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो इस पूरे को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, न्यूमरस पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल हैव बीन इन वोग in Pakistan with limited success. Draft your proposed but practical system that would result in good governance of the country. Stipulate reasons and conditions for its success. अब जिसने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी वो मेरा ख्याल है कि 90 to 95% स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस के होंगे वो इस क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करेंगे। तो मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है और मैंने भी इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, लेकिन अभी मैं इसको एक और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब जो सार्क है, सार्क हमने पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ी, सार्क हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ी, और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सार्क हमने आपके इंडो पाक हिस्ट्री में तो ऐसे सार्क का नहीं है, मतलब एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में हमने सार्क को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ से पॉवर्टी ट्रेड इन साउथ एशिया एंड द रोल ऑफ सार्क हम ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कंपैरिजन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ बिटवीन शी जिनपिंग ऑफ चाइना एंड जो बाइडन ऑफ द US। अब ये क्वेश्चन वो बंदा अटैम्प्ट कर सकता है जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब आपको कई आर्टिकल्स मिल जाते हैं इन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, इनके कई जो पॉलिसीज़ हैं, आप अगर आप पूरा साल आप अखबार पढ़ते आए हों या मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहें तो आपके लिए ये उनकी पॉलिसीज़ को ही देख के आप उनकी पर्सनैलिटी का एक अच्छा एनालिसिस दे सकते हैं। अच्छा, अब करंट अफेयर का पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको इन 3 बुक्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो कि करंट अफेयर्स के पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन तीनों को पढ़ें, लेकिन बल्कि और जो FPSC ने रिकमेंड किया आप उन बुक्स को भी पढ़ें। लेकिन अब चूँकि आपके पास टाइम टोटल 6 महीने होंगे, 6 से अगर फरवरी में होता है तो अभी आपके पास 6 और 1 7 और 8, बल्कि इसको हम 7 महीने ही कहेंगे, क्योंकि मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल में आपको आखिरी जो है 45 जो डेज़ हैं वो डेडिकेटेडली आपको रिवीजन के लिए देने होंगे, कम से कम 45 दिन। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 6 से 7 महीने अभी बाकी हैं। तो उनके अंदर
3 से ज़्यादा बुक्स पढ़ना तो बहुत मुश्किल है और एक सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर के लिए। तो बहरहाल मैं आपको इन तीनों बुक्स का मशवरा दूंगा, और अगर इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो वो एक तारीख़ पाकिस्तान उर्दू में है, इसको आप एज ए स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1947 से 2008 तक। इसके साथ अगर आप में से किसी ने इंडो पाक हिस्ट्री का सब्जेक्ट रखा होगा, तो ये तकरीबन उसका भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक जो है वो ये कवर कर लेगी, तारीख़ पाकिस्तान। और मतलब मैं उन लोगों को ज़्यादा ये रेकमेंड करूँगा जो जिनका उर्दू मीडियम बैकग्राउंड है, या जिनको इंग्लिश पढ़ने में इतनी रवानी और इतना मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली नहीं पढ़ सकते, तो पहले मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तारीख़ पाकिस्तान पढ़ें। और जिन लोगों को इंग्लिश की रीडिंग, जिनकी अच्छी रीडिंग है, उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 से 2016 तक बाय अब्दुल सत्तार, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स की ये बुक है, आप इन दोनों को ज़रूर स्टडी करें। और जो मैंने जो 2 बुक स्टडी की थी वो तारीख़ पाकिस्तान और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स था। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बुक्स हैं उनके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। अगर आप ये समझते हैं आप यूट्यूब से कर लेंगे, या आप कुछ नोट्स बने बनाए ले लेंगे रेडीमेड और उनसे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो बुक्स, ये जो पढ़ना है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, और आपको सिर्फ करंट अफेयर में नहीं, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स में आपको मदद करेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आपको पाकिस्तान अफेयर में मदद करेगा, ये आपको पॉलिटिकल साइंस जिसने रखी है उसमें मदद करेगा, इंडो पाक हिस्ट्री में मदद करेगा। मतलब एक बुक है और वो आपको कई सॉल्यूशंस प्रोवाइड। जिसने IR रखा है तो आई एम नॉट श्योर कि IR में कुछ इंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन बुक्स लाजमी है। ये आपने एटलीस्ट इन 3 में से 2 बुक्स लाजमी पढ़नी है। और ये जो 2 बुक्स हैं, ये दोनों जो इंग्लिश में हैं, ये दोनों FPSC की रिकमेंडेड बुक्स हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रपोज प्रोस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द वेक ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमने उन पार्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आपने एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच आपसे क्वेश्चन मांग रहा है। आपने इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, या आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर, इट्स हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस। करंट स्टेटस मतलब मैं जिस दिन पेपर में बैठा था तो उस दिन क्या डेट थी, 14 या 15 फरवरी थी, 14 या 15 मई थी। तो अब 14 या 15 मई को जो उस टाइम का करंट स्टेटस था वो आपको पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये रशिया यूक्रेन वॉर, इनका जो आपस में एक कल्चरल अलाइनमेंट है रशिया और यूक्रेन की, आपका उसको पता होना चाहिए। जिसके अंदर ये भी आता है कि जो रशिया है वो यूक्रेन को अपना एक मुकद्दस हिस्सा मानते हैं। ये सारे आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और करंट स्टेटस ये मुराद है कि जिस दिन आप पेपर में बैठे हैं उस दिन करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और इसकी जो सारे इश्यूज़ थे, जो नेटो के मसाइल थे, वो आपको पता होना चाहिए। फिर किस तरह जो है वो रशिया का जो बफर जोन रशिया और USA में बना हुआ था, वो किस तरह डिप्लीट कर रहा था USA आपकी नेटो के थ्रू, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप क्वेश्चन को अगर दोबारा पढ़ेंगे तो वो हमसे फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस पूछ रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी का ही नहीं पता तो आप फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को आप कैसे डिस्कस करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल आपको जो फॉरेन पॉलिसी है उसके की डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए कि उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें जियोग्राफी है और 3-4 की डिटर्मिनेंट्स हैं, आपको उनके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब जिस चीज़ पे आपने सबसे ज़्यादा जोर देना है वो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तान ऑन रशिया यूक्रेन वॉर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन ऑन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान जो भी इसमें स्टांस लिया तो उसका कोई रिएक्शन होगा, दुनिया की तरफ से भी रिएक्शन होगा और इंटरनली भी पाकिस्तान के ऊपर एक रिएक्शन आएगा। तो वो रिएक्शन
क्या आएगा या किस किस्म का आएगा, या मुख्तलिफ हमारे जो हैं सोशियो पोलिटिकली और इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सारी चीज़ को बड़े अच्छे से डिस्कस करना है। और फिर ये आपने बताना है कि पाकिस्तान ने चूज़ क्या किया, ठीक है, व्हाट पाकिस्तान चूज़। क्योंकि अब जब हम मई में बैठे हुए थे, मई की 13-14 तारीख को, तो हमें पाकिस्तान की डायरेक्शन बिल्कुल सामने हमारे आ गई थी। तो उसको भी बिल्कुल आपने एक छोटा सा पैराग्राफ कंक्लूजन से पहले आपने ड्रॉ कर देना, फिर आपने अपनी कंक्लूजन देनी है। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थी, पाकिस्तान ने क्या ऑप्शन चूज़ की, और जो पाकिस्तान ने ऑप्शन चूज़ की वो कैसी थी। ये तीनों चारों चीज़ें आपने डिस्कस कर देंगी। अब इन जो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो 3rd पॉइंट पे करना है, फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान ऑन रशियन वॉर। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के। अच्छा, अब ये इस सवाल के अंदर ये इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आप जो भी जवाब देंगे, आप जो भी ऑप्शन डिस्कस करेंगे उसके अंदर इन जो 6 या 7 पॉइंट्स हैं इनकी एक झलक नज़र आनी चाहिए। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पे ये नहीं हो सकता कि आप फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स जो हैं, की डिटर्मिनेंट्स फॉरेन पॉलिसी के, अगर कभी हमने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई तो हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सर मैं आपको इतना बता दूँ कि जियोग्राफिकल लोकेशन, पॉपुलेशन हिस्ट्री, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप और क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये किसी भी फॉरेन पॉलिसी के की डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आपने भी अपना जो क्वेश्चन का आंसर आपने देना है उसके अंदर इन 7 पॉइंट्स की झलक नज़र आनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में, तो मैं एक उससे गुज़िश्ता स्लाइड से मुतल्लिक़ एक बात करता चलूँ। जैसे कि आपने देखा था उसके अंदर जो आपका जियोग्राफी है वो वन ऑफ द मेजर पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट्स में। तो पाकिस्तान का ऐसा सच ना रशिया से बॉर्डर लगता है और ना यूक्रेन से, तो पाकिस्तान के ऊपर इस वॉर का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक फॉरेन पोजीशन लेनी है, तो उस फॉरेन पोजीशन के लिए पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन, पाकिस्तान सपोर्ट करे तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे रशिया को। दूसरा ये है टू सपोर्ट यूक्रेन, और तीसरा है टू रिमेन न्यूट्रल। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन में जो ऊपर वाली भी दोनों ऑप्शन हैं, पाकिस्तान यहाँ पे कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म ना तो कर सकता है और ना ही करेगा, क्योंकि हमारे ना तो कोई बॉर्डर मिलते हैं उनके साथ और ना ही हमारा कोई लेना देना है। तो इतनी गंभीर सिचुएशन हमारे लिए नहीं है जितनी यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि उनके यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बॉर्डर हैं और जो गैस की सप्लाईज़ हैं, और वो यूक्रेन एक पूरा गेटवे है यूरोप के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ऐसा इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यकीनी बात है जब भी कोई एक ग्लोबल लेवल का कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इम्पैक्ट तो उसका होगा। जैसे कि यूक्रेन को आप देख लें तो वो इंटरनेशनल जो वीट एक्सपोर्टर है उसमें उसका 5वां नंबर है। यानी दुनिया में यूक्रेन कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं उनमें 5वें नंबर पे है। तो एक पूरा ग्लोबल जो है वो ग्लोबल फूड सप्लाई इनको डिस्टर्ब करेगा। तो इसके अंदर ये चीज़ है। बहरहाल अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको डिस्कस करते हैं, टू सपोर्ट रशिया। अगर पाकिस्तान रशिया को सपोर्ट करता है तो हमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को एक मेजर इकोनॉमिक ब्लो हिट कर सकता है, और वो कैसे हिट कर सकता है कि अगर आप उठा के देखें, अगर आप जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट है। और अगर आप पाकिस्तान के जो उठा के देखेंगे टॉप 3 में 2019 की ये स्टैटिस्टिक कोट कर रहा हूँ कि अगर आप उठा के देखें कि जो पाकिस्तान के जो 3 बड़े जो इम्पोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के वो कौन से हैं, तो उन तीनों में सबसे पहले यूएसए, फिर यूके और फिर जर्मनी। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मतलब हमारे लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक ब्लो हो सकता है अगर हम सपोर्ट करें रशिया को, और जो यूरोपियन और यूएसए है वो हमसे नाराज़ होकर हमें मतलब हमारी जो इंपोर्ट्स वो लोग कर रहे हैं उनको वो कट डाउन कर दें या बंद कर दें। पाकिस्तान की पहले ही इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लो हमें मिल सकता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, अब ये भी रुक सकती है, ऑल्दो अभी भी काफ़ी है, लेकिन जो आ रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट
वो भी मतलब डिस्टर्ब हो सकती है। और इसके बाद जो मालियाती इदारे हैं लाइक IMF वगैरह, उनके अंदर भी जो शेयर है वो USA का सबसे ज़्यादा है। तो इस सपोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान को वहाँ से भी एक शदीद रेजिस्टेंस मिल सकती है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट फर्म्स हैं, ऑल तो ये काम तो कम ही करते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट वगैरह में, लेकिन इनका भी एक फॉरेन जो है डिप्लोमेसीज़ और जो आपके फॉरेन अफेयर्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक रोल है। तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकती है। और एक इंटरनेशनल प्रेशर, एक ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है। देखें, हम लोग आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, हमें दुनिया के साथ ही चलना है। तो अगर हम दुनिया का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रशिया के अगेंस्ट है और हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान के लिए एक प्रेशर बन सकता है ये। इसके बाद बात करते हैं अगर पाकिस्तान सपोर्ट करे यूक्रेन को। अच्छा, पाकिस्तान सपोर्ट करे यूक्रेन को तो उसको क्या पाकिस्तान को मतलब फ़ायदे मिल सकते हैं? तो पाकिस्तान को एज सच फ़ायदा वहाँ पे भी नहीं है। पाकिस्तान के जो पिछले जो 2 साल से USA के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो पाकिस्तान के कोई बहुत मिसाली नहीं रहे। जिस तरह कि जो बाइडन आए, उन्होंने इवन हमारे जो प्रीमियर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, उनको इवन कॉल करना भी पसंद नहीं किया USA के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान से। और वो USA जो है वो पाकिस्तान को इसका इल्ज़ाम देता रहा कि जी आपकी जो डबल गेम्स हैं उनकी वजह से हमें ये शिकस्त हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रशिया जो है, वो रशिया भी एक मेजर पावर है। इतने मुल्कों के ख़िलाफ़ उठ के खड़े होने वाला जो कंट्री है, तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो मुस्तकबिल में हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं यूक्रेन और जो यूक्रेन के अलाइज कंट्री हैं उनके साथ वो भी हर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे लेसन्स फ्रॉम पास्ट हैं, जहाँ पे हमने अमेरिका को अपनी फुल सपोर्ट दे दी, हमने एक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया, उसके बाद U2 इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान के ऊपर रशिया बिल्कुल हमला करने को तैयार बैठा था कि आपकी जो बेस है यहाँ से अमेरिकन स्पाई त्यारा उड़ा है और ये कैसे हो गया। तो ये चीज़ें भी हमने सामने रखनी थी और हमारे लेसन्स फ्रॉम पास्ट हैं कि USA ने हमेशा अपने मफादात पे कभी भी अपने मफादात पे समझौता नहीं किया और पाकिस्तान को बहुत जगहों पे रुसवाई का सामना हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी में USA की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान रिमेन न्यूट्रल रहे। अच्छा, पाकिस्तान को एक मतलब आप इस तरह से कह लें कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें या पाकिस्तान की एक बदकिस्मती कह लें कि उसके जो नेबर है उसमें इंडिया है। अब कोई भी ऐसा काम होता है जो पाकिस्तान करने लगता है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है इन ए सेंस के वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी उमंगों के ख़िलाफ़ होता है। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा जो जवाब होता है जो रिप्लाई होता है वो इंडिया की एग्जांपल होता है। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर जब धमाके किए और पाकिस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी न्यूक्लियर धमाके करने के, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा प्रेशर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, ये वो फलां ढमकान, लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेशर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही जवाब होता था कि आपके सामने इंडिया की एग्जांपल है, अब हमें अपना डिफेंस करना है और जब इंडिया ने कर दिया आप उनको नहीं रोक पाए तो आप अब हमें भी नहीं रोक पाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन में जो इंडिया के रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इंडिया ने अपनी एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन रखी, वो अलाइन नहीं हुआ किसी भी उसके साथ। तो पाकिस्तान के पास भी एक रिप्लाई है कि जी आप इंडिया को देख लें, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली तो हम भी कोई पोजीशन नहीं लेते, हम भी न्यूट्रल रहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान को इस टाइम पे किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसको अपने इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए, बजाय कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, रशिया को सपोर्ट करे या यूक्रेन को सपोर्ट करे। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने का। और फिर अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि भाई आप रशिया के जो हैं मामलात उनको आप अपोज करें, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल भी सब पूरी दुनिया के सामने है कि उन्होंने कितना इफ़ेक्टिव रोल अपना किया है कश्मीर में और मिडल ईस्ट में। तो ऐसा सच उससे भी कोई डरने की या उसका भी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान को क्यों न्यूट्रल रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट पाकिस्तान डिड। ठीक है, तो जब UN में जब जाके
इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई रेजोल्यूशन जो थी अगेंस्ट रशिया, तो उसके अंदर द रेजोल्यूशन रिसीव्ड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दिस वोटिंग माइनस एब्सटेनेशन in the 193 member assembly with 93 nations voting in favor and 24 against. 58 abstained from the process. अब एक बहुत बड़ा जो चंक था 58 कंट्रीज का, उन्होंने abstain कर दिया, उन्होंने कहा हम इसके अंदर हिस्सा ही नहीं लेंगे। पाकिस्तान ऑल्सो abstained along with India, तो पाकिस्तान ने भी abstain किया और इंडिया ने भी abstain किया। तो ये हमारे पास पूरी सिचुएशन आ गई। एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान कैसे न्यूट्रल रहा और पाकिस्तान ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को पाकिस्तान ने बरकरार रखा। इसके बाद हम बात करते हैं इस पूरे क्वेश्चन के कंक्लूजन की। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपको स्टार्ट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आप इस तरह के जो मेजर फैक्ट्स हैं लाइक के रशिया और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर जो ग्लोबल फूड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल ऑयल चेन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इंट्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जो रशिया यूक्रेन का ये जो ब्लॉक है, किस तरह 2014-15 में यूक्रेन में रिजीम चेंज हुई और जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको उठा के पलट दिया गया प्रो यूएसए रिजीम के साथ। उसके बाद से जो यूएसए का जो रशिया का पूरा एक बफर जोन रशिया और यूएसए के दरमियान में एक ज़बानी कलामी मुआहिदा था कि हम इसको एज ए बफर जोन के तौर पे इन स्टेट्स को रखेंगे, इनको हम किसी भी मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं डालेंगे। तो जब नेटो उन स्टेट्स को निगलना शुरू हो गया, एक्चुअली यूएसए निगलना शुरू हो गया थ्रू नेटो, तो रशिया को मतलब रशिया के लिए भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्तिहान था कि रशिया क्या करे, और एट सम पॉइंट रशिया हैव टू एक्ट। तो रशिया ने एक्ट किया और ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। इसके अंदर अब जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान की हमने बड़े अच्छे से 3 ऑप्शंस को डिस्कस किया, उनके इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़ोर होना चाहिए वो पाकिस्तान की ऑप्शंस पे होना चाहिए, उन ऑप्शंस पे और उनके इम्पैक्ट्स पे, कि अगर हमने फलां ऑप्शन चूज़ की तो उसका क्या इम्पैक्ट है। और एट द एंड चूँकि ये सवाल जो है ये मई में आया है, तब तक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान न्यूट्रल था और ये सब चीज़ें हैं। और इन्हीं चीज़ों को आपने समराइज़ करके एक छोटी सी कंक्लूजन दे देनी है कि पाकिस्तान को जो न्यूट्रलिटी की पोजीशन है वो बरकरार रखनी चाहिए और अपनी इकोनॉमिक इश्यूज़ को और जो अपने बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि वो जाके किसी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है या फिर जाके किसी ब्लॉक को ज्वाइन करे और वहाँ पे जाके अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। तो ये आज पूरा पहला क्वेश्चन था, ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी पेपर का उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू मच। अल्लाह हाफिज़।